सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान की यूपी पुलिस की जो बुक है वो आपको वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा ब्राह्मण साम्राज्य। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो डाली हैं जिसमें हमने इससे पहले के जो साम्राज्य थे वो आप सभी को पढ़ाए हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की। इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की नींव डाली। कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी और सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी और जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। उसके बाद सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मलिपि थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। उसके बाद है कुषाण वंश। पल्लवों के बाद में कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक थे कुषाण। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 1500 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वह थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के जो है राजकवि थे जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संरक्षक था। कनिष्क ने दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पाशर्व, महाचेत और संरक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी तथा नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का एक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। उसके बाद है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ जिसका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इससे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने 319 से 320 में गुप्त संवत चलाया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। गुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजा तथा दक्षिणवर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेधकर्ता कविराज विक्रमक और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था।
जो है संगीत प्रेमी था, इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री जो था फाहियान, वह भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वारामिरी जैसे विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त गोविंद गुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरेन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की जो राजकीय भाषा थी वह संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद है पुष्यमित्र वंश या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका मेरा भाई भंडी था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसे बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इसने जो है बोधि वृक्ष कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष के कुल 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने जो है 41 वर्ष तक शासन किया। हर्ष ने शशांकों को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से वह जुड़ गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित्र तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली व नागानंद था। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। अन्य वीडियो में आगे हम लेकर के आएंगे अंकित भाटी सर की बुक की पूरी वीडियो। धन्यवाद।